ठीक है, ठीक है। संध्या के 7 बज चुके हैं और हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने एमबीएन न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और आज जो मुद्दा है, बहुत सारे लोगों को क्रोध भी आ सकता है कि शायद हम अपनी बात कर रहे हैं, ये अपनी जो बात चला, लेकिन हम अपनी बात नहीं कर रहेंगे। जो मामला बाबा साहब ने शुरू किया या फिर फूले साहब की बात करें, हम हमारे महापुरुषों ने जो शुरू किया, अगर हम और थोड़ा पीछे जाएं तो सिद्धार्थ गौतम ने जो शुरू किया, वहां से हम ये बात कह रहे हैं आपको। जब बुद्ध को ज्ञान मिला तो क्या उन्होंने अकेले पूरे संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाया, या फिर उन्होंने उसका कुछ उपाय ढूंढा? उनको लगा कि जो समस्या है उसका समाधान हम अकेले नहीं कर सकते, हमें लोग चाहिए। रियलिटी जो उन्होंने महसूस किया, तो फिर उन्होंने संगठन का सहारा लिया, संघ का सहारा लिया। और अंत में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अंत में जब वो मोक्ष को प्राप्त करते, या कहे उनका महापरिनिर्वाण हो रहा था, तो उस वक्त उनसे पूछा गया कि आपके बाद कौन हमारा लीडर होगा, नेतृत्व होगा? तो उन्होंने ये कहा कि मेरे बाद जो संघ है वही हमारा लीडर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो फेसबुक है, जो सोशल मीडिया जो भी है, लोग बहुत अच्छे अच्छे से लिखते हैं, बड़े बड़े हमारे पदाधिकारी भी हैं, लेकिन क्या इतने भर से हमारा समस्या का समाधान हो सकता है? सोशल मीडिया में लाखों करोड़ों लोग फॉलोअर हो सकते हैं किसी बहुजन समाज के, किसी बुद्धिजीवी वर्ग का, जिनके जिनके एक एक ट्विटर से सरकार पर भी मतलब दबाव बन सकता है। ऐसा ऐसा हो सकता है और हो भी रहा है। अगर हम कुछ बुद्धिजीवी वर्ग की गिनी चुनी बात करें, नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो लोग जानते हैं, मैं उनके बारे में ये बात कह रहा हूं। तो क्या अकेले जो वो लिख रहे हैं, क्या उनको उनसे गाइड मिल रहा है? क्या लोग जो है जो समस्या है उसका समाधान हम खड़ा कर पाएंगे? क्या हो रहा है जो लोग लिख रहे हैं, क्या हम किसी के खिलाफ नफरत का भावना पैदा कर रहे हैं? मान लेते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस या बीजेपी कुछ कर रही है और हम उसके खिलाफ लिख रहे हैं, और हमारे साथ लाखों लोग फॉलोवर हैं, तो क्या वो उससे नफरत करना नहीं सीख रही? ये बहुत सारी तमाम बातें हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। जो विषय है आपके सामने स्क्रीन पर है, जो संगठित नहीं, क्या उन्हें शिक्षित माना जाए, एक गंभीर विश्लेषण। विषय को हम दोहराते हैं, जो संगठित नहीं, क्या उन्हें शिक्षित माना जाए, एक गंभीर विश्लेषण। और इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर पिंटू कुमार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं गया से। कई बार इन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, हमारे दर्शकों को इन्होंने अपने विचारों से लाभान्वित किया है, इन्होंने अपना संघर्ष हमारे सामने रखा है, तो हम उनका फिर से एक बार सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही, हाँ जी, जय भीम सर। साथ ही हमारे साथ जो दूसरे पैनलिस्ट हैं, प्रोफेसर पिंटू सर की उनकी पत्नी है, उनके साथ हम बात करेंगे। प्रोफेसर अनन्या स्वराज है, डिपार्टमेंट, जी जय जय भीम भीम। मैडम, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी और मगध यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले हम दोनों साथियों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और अविचल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे उनसे हमारा बेहतर कनेक्शन होता है, हम उनसे भी बात शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम मैडम से बात शुरू करेंगे, अनन्या मैडम से हम जानना चाहेंगे। मैडम, जो मैंने भूमिका रखी, जो बात मैंने रखी, तो उसमें आपको क्या लगता है कि लोग अब बहुत विद्वान हो गए, ऑफिसर बन गए, लेकिन किसी संघ के बैनर तले वो नहीं आना चाहते? तो क्या बहुत सारे, अगर हम बात करें संविधान लागू होने के बाद, बहुत सारे हमारे लोग आए, एजुकेशन में आए, बड़े बड़े पोस्ट में आए, तो क्या वो बिना संगठित हुए, क्या वो समस्या का समाधान कर पाएंगे? जी मैडम। सभी जी दर्शकों और सभी हमारे मूल निवासियों को जय भीम। जी। आ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो इस पे मैं बोलना चाहूंगी कि बिना संगठित हुए तो हम कोई भी जो हमारा एम्बिशन है या कोई भी लक्ष्य है उसे हम पा नहीं सकते हैं। अगर छोटे स्तर पर ही देखें, अगर एक परिवार के रूप में ही हम लोग देखते हैं कि एक परिवार में अगर हम रहते हैं और जी। कोई बच्चा अगर आईएएस बनना चाहता है या मैट्रिक का एग्जाम ही दे रहा है, और अगर सभी परिवार के लोग उसका हेल्प नहीं करते हैं तो वो क्या ही अचीव कर पाएगा? हम्म। उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो माता का सहयोग जरूरी है, पिता का सहयोग जरूरी है, भाई बहनों का सहयोग जरूरी है, तभी वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाता है।
उसी तरह से अगर बड़े पैमाने पे देखें कि समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, हर व्यक्ति के विचार एक दूसरे से अलग हैं। हम किसी से प्रेरित हो सकते हैं, किसी के विचारों को हम लोग ग्रहण करते हैं और उसको हम लोग अपना रोल मॉडल बना सकते हैं, लेकिन और उससे प्रेरित होकर कार्य भी करते हैं। लेकिन हमारा जो एम है, जो लक्ष्य है, अगर समाज के लिए हम कार्य करना चाहते हैं, कोई सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, समाज का उत्थान करना चाहते हैं, तो फिर हमें समाज के लोगों से जुड़ना होगा। अकेले कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। तो जी जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मैं एक कोट भी बोलना चाहूंगी। उन्होंने जी कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो वे काफी दूरदर्शी थे और वे जानते थे कि हमारा समाज जो है वो अकेले अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। हम्म, जैसे हम लोग छोटे छोटे क्लासों में भी पढ़ते हैं कि एकता में बल होता है। तो हमें एकदम प्राइमरी लेवल पे ही बता दिया जाता है कि एकता में बल है। अभी जैसे कि आपने बोला कि लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं, कुछ पक्ष में बोलते हैं, कुछ विपक्ष में बोलते हैं। तो ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, वे रख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर वे बड़े पैमाने पे कुछ करना चाहते हैं तो फिर उनको किसी ना किसी संघ का, संगठन का अ, से उस मतलब जुड़ना उनको जरूरी है। अगर वे किसी संगठन से जुड़ नहीं सकते हैं तो वे अपना संगठन बना सकते हैं, अपने विचार को फैला सकते हैं। अगर लोगों को उनका विचार अच्छा लगता है तभी व्यापक पैमाने पे लोग उनके साथ जुड़कर कार्य करेंगे, क्योंकि वैचारिक और क्रियात्मक एकता ही मतलब बड़े कार्य को अ, ये अंजाम दे सकता है। अंजाम दे सकती है। हाँ, बिल्कुल। मैडम, एक जो आपने बात की वैचारिक जो मामला है, वैचारिक और उसको हम्म फिर एक्टिविटी, उसको क्रियान्वयन में लाना। जैसे हम्म मैंने जो महसूस किया है मैडम, कि जो कॉमन मैन है, हम्म एक आम आदमी है, सपोज हम्म हम हम्म अगर सोशल मीडिया की बात करें तो हमारे लोग, अधिकतर लोग जो हैं वो सोशल मीडिया में क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या देखते हैं, ये एक अलग मसला है। हम जो बात कर रहे हैं तो बहुत कम लोग हमें मिलते हैं कि सोशल मीडिया में इन चीजों को वो ढूंढते हैं। वो टिकटॉक देखते हैं या फिर व्हाट्सएप, या मतलब इंटरटेनमेंट के लिए बहुत लोग यूज इस्तेमाल करते हैं। तो उनको जो बिल्कुल। समस्या है उनका उतना आइडिया नहीं रहता है। लेकिन जो आपने जो बात कही कि विचार, वैचारिक जो मामला है, उसको हमको उन लोगों तक भी तो पहुंचाना है, क्योंकि हम जब तक से एक बड़ा ताकत निर्माण नहीं करेंगे, तब तक से हम या तो सरकार में या आ भी नहीं पाएंगे और सरकार पे दबाव भी नहीं बना पाएंगे। क्या ये बुद्धिजीवी वर्ग को मालूम नहीं है, जो सिर्फ अपने फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप पर मतलब शेयर करने का ही मसला है, मतलब उनको जो भी गुस्सा है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो सारा गुस्सा उसी पर निकाल के बस सोचते हैं, हाँ मैंने ये काम कर लिया। तो क्या लगता है इससे, क्या मतलब, ये तो बहुत गड़बड़ लग रहा है कि हमारे पढ़े लिखे लोग समाज से दूर हो गए। जी, आपको क्या यहाँ पे लगता है मैं मैडम? एक यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, दो शब्द है। हम्म, पहला है साक्षर, दूसरा है शिक्षित। जी साक्षर वो व्यक्ति होता है जो पढ़ना लिखना जानता हो, उसे हम साक्षर बोलते हैं। लेकिन शिक्षित वो व्यक्ति होता है जो पढ़ना लिखना भी जानता हो, साथ ही साथ उस पढ़ाई लिखाई को व्यवहारिक जीवन में ढाल कर, यूज करके अपने जीवन को सरल बनाए, या दूसरे के जीवन को सरल बनाए, या दूसरे का सहयोगी बने। उसको हम लोग शिक्षित व्यक्ति कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि अ, माता सावित्री बाई फूले थी, वो खुद शिक्षित थी। साथ ही साथ अगर वो खुद शिक्षित होती और शिक्षा बस खुद तक रखती, हम्म तो अगर खुद के लिए भी यूज करती तो वो शिक्षित कहलाती। लेकिन उन्होंने और आगे बढ़ के दूसरों को भी शिक्षित किया, पूरे समाज के लिए एक रोल मॉडल बनी। तो वे एक शिक्षित महिला थी। लेकिन आजकल हमारे यहाँ क्या हो रहा है, भारत में लिटरेसी रेट तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम्म लोग साक्षर तो हो रहे हैं लेकिन शिक्षित नहीं हो रहे हैं। तो वे जो लोग हैं जो ट्विटर पे सिर्फ अपनी ही बात लिख देते हैं, उनको दूसरे से कोई मतलब नहीं है कि इससे दंगा हो रहा है या किसी क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है। तो वैसे लोग सिर्फ साक्षर कहलाएंगे कि हाँ, आपको हिंदी या इंग्लिश लिखने आ गया और आप बस उसको लिख रहे हैं। समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। जो शिक्षित व्यक्ति होता है वह उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए ऐसे कार्यों को करता है जिससे कि समाज उसको एज अ उसको अपनाए, उससे हम्म उसको फायदा हो समाज को। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित होना चाहिए, ना कि सिर्फ साक्षर होना चाहिए। जी अगर आप जी शिक्षित होते तो खुद के लिए भी लाभ देते हैं, अपने परिवार के लिए भी आप लाभ पहुंचाते हैं।
और समाज के लिए तो आप लाभ पहुंचाते ही हैं। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद। पिंटू सर, हम आपसे बात करेंगे, हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपका। हम अनुग्रहित हैं जो समाज के लोग हैं, क्योंकि लोग बहुत, मैं सर रियल बात बता रहा हूँ आपको, कि लोग बहुत भाषण देते हैं, मैंने देखा है, मतलब स्टेजों में। हाँ, सावित्री बाई का और मार्गों पर चलना चाहिए, बाबा साहब के मार्गों पर चलना चाहिए, फूले साहब के मार्गों पर चलना चाहिए, और अपनी बीवी बच्चों को जो है मतलब घर में सेव करके बाहर मूवमेंट चलाते हैं। आधी आबादी तो महिला है, और महिलाओं के संपर्क में बच्चे रहते हैं। अगर हमने इस आंदोलन में महिलाओं को नहीं जोड़ा अपने साथ, तो फिर हम सिर्फ कहने के लिए हम मूवमेंट चला रहे हैं, बाकी तो बस भाषण दे रहे हैं। लेकिन आपने जो बिल्कुल खुद एमबीएन टीम को कहा कि हमारी मैडम भी इसमें सम्मिलित होगी, तो ये सम्मिलित होगी, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है सर, कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस मूवमेंट में अपने फैमिली को साथ लाते हैं। मतलब बोलने और करने में जो समानता है, बहुत कम लोग रहे हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच सर। और अब जो मैं आपसे सर सवाल पूछना चाहता हूं जी, कि सर एक तो क्रोधित हो सकते हैं लोग हमसे, जो हमने विषय लगाया है, एक तो मैसेज भी हमारे हमारे पास आया है। लेकिन खैर, जो वास्तविकता है, जो समस्या है वो बढ़ रही है सर। हमारे लोग सोशल मीडिया में कई सालों से हैं, मतलब हम माने तो बहुत सालों से हैं। लेकिन मैं कल देख रहा था, मतलब कोई एक प्रोजेक्टेड लीडर जो है कैडर कैंप लगा रहा था, और ऑनलाइन वो मतलब वो कर रहा था। खैर, उस बात को छोड़ देते हैं। लेकिन सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो समाज से नहीं जुड़ रहे, सिर्फ अपना सोशल मीडिया में ही अपनी, इसका क्या इम्पैक्ट होगा सर, ये मैं जानना चाहता हूँ जी। सर, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है? क्योंकि सर, मेरे मेरे दिमाग में जो आ रही है बातें, कि हम अगर बीजेपी और कांग्रेस और जो भी सर ब्राह्मणवाद जो भी अगर हम बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में वन लाइन लेंथ में लगाएं, तो लोगों को दूसरे के प्रति एक नफरत और एक एक जो है एक भावना का निर्माण कर रहे हैं। जबकि सर, बुद्ध की बात करें या बाबा साहब की बात करें, तो उनका एरिया कुछ और था, कि अपने लोगों को समझा के संगठित करना चाहिए, तो हमारा समस्या समाप्त हो जाएगा। इस दिशा में लोग कम बोल लिख रहे हैं सर, इसलिए मैंने ये विषय लगाया है। हमारा मार्गदर्शन करें जी सर। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी समस्त इंडियन टीम के साथ साथ आज के जो पैनलिस्ट हैं। और बहुत ही अच्छा ये टॉपिक रखा गया है। पहला चीज तो बाबा साहब जिस पर्सपेक्टिव में बात किए थे वो एक बिल्कुल जरूरी थी। उन्होंने संगठित होने के पहले शिक्षित शब्द का जरूर प्रयोग किया, तभी वो संघर्ष करने की बात करते। ये तीनों का वर्ड को समझने की बात हम्म, है। अगर आप संगठित हो गए और शिक्षित नहीं है तो फिर एक बहुत बड़ा समस्या क्रिएट होगा। जी फिर वो जो उद्देश्य है वो पूर्ति नहीं हो पाए। हम्म, हमारे समाज में दो दो चीजों की जागृति। पहला तो उस समय की जो पर्सपेक्टिव थी, हमारे लोग बहुत साक्षर नहीं थे, शिक्षित नहीं थे। हम्म, आज साक्षर हैं, उनमें से कुछ लोग शिक्षित हैं, तो एक समस्या दूसरी है। दूसरी चीज ये, आज के पर्सपेक्टिव में जो चुनौतियां हैं, बाबा साहब के समय में ये चुनौतियां नहीं थी। वो हम्म, चुनौतियां हैं साइबर, हम्म, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग की हम्म, चुनौतियां। और सोशल नेटवर्किंग की चुनौतियों के कारण अगर हम इस पर एक आवरण बनाए कि हम कितना संगठित हैं, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग पर जब हम किसी चीज को देखते हैं तो बहुत तेजी से प्रतिरोध होता है किसी हम्म, भी बात। लेकिन व्यवहारिक पक्ष में जब उसका एनालिसिस किया जाता है तो जिस रूप में रिजल्ट देना चाहिए वो विरोध एक सकारात्मक परिणाम बिल्कुल, नहीं भी दे पाता है। हम्म, और कई कुछ हद में देते हैं तो देते हैं, मैं उनका नहीं कह पा रहा हूँ, पर बहुत हद में नहीं दे पाता है। हम्म, तो इसका जो रिजल्ट है, ये एनालिसिस करना, बहुत बड़े बड़े विद्वान भी इसका एनालिसिस नहीं कर पाते। हम्म, दूसरी चीज, जो लोग सोशल साइट पर, मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि हम्म, जो लोग सोशल साइट पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, अपने बातों को रखते हैं, तो उनका प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल ही नहीं हो पाता। हम्म, वो हर चीज को सोशल साइट पर कहेंगे, लेकिन जहाँ पर संगठित होकर बात रखना है, विचार को रखना है, वो उस चीज को नहीं कर पाते। ये हम्म, कमियां हैं। बाबा साहब के बाद अगर कोई बहुत व्यापक लेवल पर काम किए तो मान्यवर काशीराम साहब। काशीराम, और उन्होंने भी एक नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, हम्म, इनको मारो जूते जूते चार, चार। हम्म, रावण, और ये इस तरह का उन्होंने नारा क्यों दिया था? हम्म,
बाबा साहब को ही संगठित करने का उद्देश्य से कि हमारे ये जो 3 लोग वो जब संगठित हो जाएंगे तब हमारे संघर्ष बढ़ेगा। तो सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में अगर हम ये करें कि कोई ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या सोशल साइट पर अगर प्रतिरोध विरोध कर रहे हैं तो ये तो जरूर है कि लोगों को थोड़ा डर पैदा करता है, पर बहुत सा ऐसे चीजों में रिजल्ट नहीं देखने को मिलता। अगर हम ये बात करें कि रोहित बोमुला जैसे हमारे बीच के जो रहे, या कोई भी पायल तड़वी की बात कर रहे हैं, या किसी भी इश्यूज की बात करें, पढ़े लिखे अच्छे समाजदार, पूरे बड़े पर विरोध हुआ, पर रिजल्ट अगर हम एनालिसिस करें तो क्या मिला? हम्म। क्या आज भी रुक के? नहीं रुका। नहीं हाँ, सजा मिला अगर हम सर, जो जो आरोपी था ना उसको ही सजा भी सजा नहीं मिला, मिला। हम्म। कुछ भी नहीं मिला, ना पायल तड़वी के हम्म। को उनको मिला, ना ये मिला। ये हम्म। हम इसलिए करें कि हमारे समाज की जो इश्यूज हैं वो इश्यूज को अगर हम सोशल नेटवर्किंग के साइट पर भी उठा रहे हैं तो हमारा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वही दिल्ली गैंग रेप की घटना जब घटती है तो कानून में बदलाव आता है, वो भी हम्म। सोशल नेटवर्किंग पर ही बहुत तेजी से बढ़। हम्म। हम्म। तो क्या वजह रहा कि हमारे लोग इस तरह का आवाज जब सोशल नेटवर्किंग पर भी उठा रहे हैं, साइट पर भी उठा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा। हम्म। और कुछ वजह से लोग सफलता भी मिल रहा है। तो हम्म। मेरा स्पष्ट ये है कि हम में बहुत से ऐसी कमियां हैं। हमारा जो स्पष्ट जो लीडर होना चाहिए, जो लीडर रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो हम्म। वीक। देखिए, संगठन तभी अगर हम सोशल नेटवर्किंग पर अपना प्रेजेंट कर रहे हैं और हम्म। प्रैक्टिकल अप्रोच में हमारा लीडर हम ऐसा नहीं प्रेजेंट कर पाए, तो हम्म। हमारा एनालिसिस तो प्रैक्टिकल अप्रोच में देखना चाहिए कि सांसद में हम कितने लोगों को उन्होंने भी सर संगठन के बैनर तले काम किया, ये मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर। कि हम्म, अगर कोई बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है तो क्या वो संगठन को ऊपर मानेगा? मान लीजिए संगठित होने का प्रयास भी करता है, तो अगर वो संगठन के बहुत नुकसान हुआ है सर, क्योंकि अगर हम आरजेडी की बात करें या फिर और जैसे बीएसपी की बात करें तो आज ये नुकसान हो गया सर। पार्टी के ऊपर लीडर हम्म, बैठ गए सर। अगर पार्टी ऊपर होता, लीडर नीचे होता तो कई लाइन निकलता सर नीचे का। मतलब मायावती के बाद भी बहुत सारे लीडर होते, कांसीराम के बाद भी बहुत सारे लीडर होते, वो हुआ नहीं सर। हम्म। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जो आज के तारीख में भी जो सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, तो क्या वो उनको क्या परेशानी क्या आ रही है, या ईगो आ रहा है? तो क्या क्या समाधान है सर? और एक तो जी देखिए, बताइए। ये इसका सबसे बड़ा कारण आपने बिल्कुल सही पॉइंट रखा कि हम्म। संगठन की हर व्यक्ति जो सोशल नेटवर्किंग के साइट से जुड़ रहे हैं वो संगठन को एकदम मतलब सेकेंडरी इश्यूज रखते हैं। हम्म। हर जगह वो अपने आप को ज्यादा हाईलाइट करते हैं, ज्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं। इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि संगठन पीछे छूटता जा रहा है। कोई सोशल नेटवर्किंग पर हो रहा है, संगठनात्मक बातें नहीं ले पा रहे, प्रेजेंट कर रहा है खुद को। ज्यादातर व्यक्ति खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ज्यादातर इंडिविजुअल इश्यूज को लाए जा रहे हैं। संगठन के जो एक उद्देश्य होते हैं, एक प्रोपोगेंडा होते हैं, उस हम्म। एजेंडा के दायरे में कोई संगठनात्मक बातों को नहीं रख पा। तो ये तो प्रॉब्लम आई है आज सोशल नेटवर्किंग के साइड पे। पहले क्या होता था, एक संगठन के बने बनाए प्रवक्ता होते थे, हम्म। किसी भी इश्यूज के ऊपर पहले एक मीटिंग हो जाती थी, हम्म। बात अपने विचार को क्या रखना है, क्या वीकनेस, उस पर एक आत्म मंथन होती थी और बिल्कुल। फिर वो बातें निकलती थी, क्योंकि आपस में जब एनालिसिस हो जाता था हम्म। तब बातें। अब सही। सोशल नेटवर्किंग पर है कि तुरंत आया और उस गहराई तथ्य नहीं जान रहे हैं और ओवर रिएक्ट कर देते हैं। तो संगठन में जो रणनीतियां बनती थी, संगठन में जो अप्रोच बनता था, वो तो अब बिल्कुल मैं सहमत भी हूँ। हम्म। और ये बिल्कुल ये बातें हैं कि दल को कमजोर करने में सोशल नेटवर्किंग पर अपने तरीके से प्रेजेंट करना हम्म। वो एक कमजोरी का कारण भी बन रहा है। अब ये जी। कोई नहीं कहता कि पहले एक बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है और वो विचार को रख रहा है। हम्म। पहले एक होता था कि प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, बिल्कुल। अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सचिव क्या कह रहे हैं। आज पता नहीं कि कोई व्यक्ति कुछ भी कह दे रहे हैं और उनका जब हाईलाइट होता है तो कहते हैं कि मैं इस संगठन का आदमी। तो विचारों का ये जो ऐसा दौर आया है, ये भी एक बहुत बड़े संगठन को कमजोर करने की बात है। जी। जैसे भी मैडम ने कहा कि हम लोग शिक्षित तो छात्र तो हो रहे, पर हम्म। शिक्षित नहीं बन पा रहे, उसका मतलब ही कुछ उद्देश्य है। शिक्षा का एक उद्देश्य होता है और ओवरऑल मानवीय पक्ष को रख कर करके हम कितने उसको एक रिजल्ट ओरिएंटेड हम काम कर रहे हैं। हम्म। हम बहुत पढ़ ले और हमारा कुछ व्यवहारिक पक्ष ही नहीं दिखता।
तो ये दौर देखें, और सोशल नेटवर्किंग पर बहुत से ऐसे भावनाओं को भी भड़काया जा रहा है जी। जो आदमी को क्लासेस रख रहे हैं। बहुत से ऐसे, हमें लगता है कि 80-90% छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़ा के दे रहे हैं, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं है, हम्म। सोर्स ऑफ कंटेंट नहीं है कि कहाँ से क्या हुआ, क्या रियलिटी है। इमोशनली इतना भड़का रहे हैं कि हम्म। आपस में क्लैश भी हो रहा है, हम्म। एक ही संगठन के अंदर एक ही दल के बीच में लड़ाई हो रहा बिल्कुल है, बिल्कुल। एक ही कास्ट के अंदर लड़ाई हो रहा है, हम्म। जो पहले ये चीजें नहीं थी। बाबा साहब ने जब पहली बार उनको हार हुआ चुनाव का, इसका बहुत बड़ा एनालिसिस उन्होंने, और ये कहते भी कि हमें अपने लोगों को जब तक शिक्षित नहीं होंगे और सही अर्थ में जानेंगे नहीं, तब तक हम सफलता नहीं हासिल कर। कोई एक सोशल नेटवर्किंग पर अपनी बात को तो रख सकता है बहुत व्यापक लेवल पर, हम्म। लेकिन एक संगठन के लेवल पर कितना वो कर रहा है उसका कोई रिजल्ट भी नहीं। और बिना दल का, बिना संगठन का, हमारे जब तक एक वास्तविक लीडर कोई सामने नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर एक इस तरीके का विश्वास पैदा नहीं कर पाएंगे, तब हम्म। तक आप सोशल नेटवर्किंग पर आवाज उठाते रहिए, कोई सरकार सुनने वाला नहीं। जी। जी, बहुत 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 से तरह। धन्यवाद जी सर। हम मैडम से हम कुछ और राय लेंगे। बहुत बहुत आभार सर आपका। मैडम, ये जो आपने बात कही, सावित्री बाई से आपने बात शुरू की, तो आप सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से भी हैं, तो जो संगठन का जो मामला है, बहुत सारे संगठन है मैडम, मतलब संगठन तो 10,000 रजिस्टर्ड है अगर हम देखें तो, लेकिन संगठन का क्या पैमाना होना। जैसे हम तो कह रहे हैं लोगों के, भाई आप शिक्षित हो गए तो अभी संगठित हो जाइए। तो जो संगठन का चुनाव है तो उसको कैसा करना चाहिए, क्योंकि मैम आज जो देख रहे हैं हम लोग कि ऑर्गेनाइजेशन कहने का है कि कास्ट का भी है, एक कम्युनिटी का भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम अगर थोड़ा बड़े पैमाने पर हम बात करें तो उधर 15% अगर हम मान लेते हैं कि 15% जो फॉरवर्ड है वो इकट्ठे हैं, वो कहीं भी हैं, वो इकट्ठे, जैसे सर ने कहा कि पहले प्रवक्ता आता है, अगर हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस, पहले वो आता है। हाँ, हमारे यहाँ इधर कोई नहीं, अगर हम किसी भी लीडर की बात करते हैं इधर, तो अगर आता भी है तो झा आता है। अगर हम राजद की बात करें तो वो झा जी आते हैं बोलने के लिए। तो एक ये हमारे समय में है कमी। अब जब हम बोल रहे हैं लोगों को कि शिक्षित हो जाना चाहिए, संगठित हो जाना चाहिए, तो क्या मतलब क्या होना चाहिए, क्या कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइज होना चाहिए, या जैसे कम्युनिटी बेस्ड, जैसे मैडम शेड्यूल ट्राइब का ही अगर हो या शेड्यूल कास्ट का ही हो या ओबीसी का, अगर अगर ये भी संगठित हो जाते हैं तो मैडम हम लड़ाई नहीं जीत सकते। तो लोगों को जो संगठन में आना चाहिए, तो कैसा ऑर्गेनाइजेशन लोगों को चुनना चाहिए जी, इस पर आप बात रखें जी। यहाँ पे इस प्रश्न को मैं एक कॉन्सेप्ट से मैं कनेक्ट करना चाहूंगी जिसको जी। बोलते हैं विकेंद्रीकरण। हम्म। ठीक है। तो आप बड़े पैमाने पे भी संगठन बना सकते हैं, कास्ट बेसिस पे भी हो सकता है, कम्युनिटी बेसिस पे भी हो सकता है, ट्राइबल बेसिस पे ही हो सकता है। ठीक है। हम्म। आप जिससे भी डेवलपमेंट कर सकें, मानवीय पक्षों को देखते हुए, जिससे भी आप शैक्षणिक रूप से, हम्म। सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से, किसी भी रूप से आप विकास कर सकें। हम्म। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपके अगर कास्ट के लिए वो बेनिफिशियल है तो वो संगठन ठीक है, हम्म। अगर वो कम्युनिटी के लिए ठीक है तो भी ठीक है, लेकिन हम्म। हाँ, पूरे समाज के लिए वो नकारात्मक भावना ना फैलाए। हम्म। इस बात का संगठन में जरूर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ हम्म। अगर संगठन आप कास्ट बेसिस पे बना रहे हैं या कम्युनिटी बेसिस पे या रूरल रूरल बेसिस पे बना रहे हैं या अर्बन एरियाज में बना रहे हैं, हम्म। तो उस चीज में मतलब आप ध्यान रखें कि उसमें अमीर भी हो, गरीब भी हो, हम्म। महिला भी हो, पुरुष भी हो, हम्म। यंगस्टर भी हो, साथ ही साथ जो वृद्ध व्यक्ति हैं जिनके पास काफी एक्सपीरियंस होता है वो भी हो। हम्म। तो अगर आप जैसे कि हमारे यहाँ जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आया, पहले हम्म। तो सरकार, गवर्नमेंट, सेंटर के पास सारा पावर होता था, लेकिन जैसे जैसे वो पंचायत लेवल पे आया, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जागरूकता फैली। हम्म। इसीलिए अगर हम देखते हैं कि अगर कोई दल बनाते, कोई संगठन बनाते, अगर मोहल्ले के स्तर पे भी आप बना रहे हैं और हम्म। उससे ये आ रहा है, अगर आप में जागरूकता आ रही है, तो वो जी। भी अच्छा है। जी। वो भी अच्छा है। तो हम्म। संगठन, मतलब आप अगर मोहल्ले के स्तर पे कोई संगठन बनाते हैं तो आप जागरूक होते हैं, आप किसी विचारधारा के प्रति या हम्म। विचार के प्रति। हम्म। जी। तो उसके बाद ही आप बड़े पैमाने की या संगठन से आप जुड़ सकते हो,
हमारे यहाँ अगर देखते हैं तो जो पॉलिटिकल अपैथी जिसको बोलते हैं, जैसे राजनीतिक स्तर पे हम बहुत ज्यादा जागरूक हैं, समाज के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम लोग बस अपना पर्सनल लाइफ ही देखते हैं कि हाँ, हम्म। मतलब खाना पीना, जो रोजगार है उसको करो और फिर खाना पीना खाओ, बच्चे को पढ़ाओ, और यही हमारा जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाता है। हम्म। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अपैथी को खत्म करके एक ऐसा समाज का निर्माण करना चाहिए जो हम लोग एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को हम्म। बढ़ाएं। तभी मतलब घर के लेवल से वो नेशनल लेवल तक विकास हो सकता है, जी जी। क्योंकि जो फैमिली है वो सबसे छोटा यूनिट है समाज का। राइट। तो कोई भी चीज छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप छोटे पैमाने से शुरू करके तभी आप बड़े स्तर पे पहुंच सकते हैं। जी जी लेकिन बिल्कुल। यहाँ पे लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि हम्म। जो लैंगिक जो भेदभाव है वो हमारे समाज में भी बहुत ज्यादा है। अगर हम्म। कभी लड़की को कभी भी किसी को पढ़ाने का अवसर मिलता है और उसके परिवार में अगर एक बेटी है और एक बेटा है, तो हमेशा वो सबसे पहले प्रेफर करता है बेटा को पढ़ाना और हम्म। बेटी का शादी करना। हम्म। तो और लेकिन जब फिर वो लेकिन जब मैडम आगे बढ़। एक लेडी, हाँ, मैडम एक मैं इसमें सवाल जोड़ना चाहता हूँ हाँ, कि बिल्कुल जैसे जोड़। आपने अभी बताया कि बेटी और बेटा है और बेटा को लोग प्रिफर कर रहा है, तो बिल्कुल। इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? मैंने जो रियलाइज किया है मैडम अपने, मतलब अगर दैनिक जीवन की बात करें या लाइफ में बात करें, तो जो महिला आज भुगत रही है कि मुझे डिफर किया गया, वही जब माँ हम्म। बनती है तो उसका ही व्यवहार वैसा ही नहीं हो जाता है? जी। बिल- बिल्कुल हो जाता है। इसके लिए मैं जिम्मेदार मानती हूँ कुप्रथाओं को, जिसको कि हम बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलना ये चाहूंगी कि जैसे सोशियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है हम्म। संस्कृताइजेशन का। तो इसमें हम्म। हम लोग क्या करते हैं कि दो जो द्विज जातियां हैं उनका हम्म। उनको फॉलो करते हैं, बाकी जो हाँ। जातियां होती हैं। हाँ। राइट राइट। तो यहाँ पे कहने का ये है कि आप खुद से अपने लिए देखिए कि क्या अच्छा है। हम लोग अपना एक शैली उत्पन्न करें, ना कि दूसरे धर्म या दूसरे जाति को फॉलो करें। हम्म। उनकी बुराइयां भी हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। जैसे बिल्कुल। अभी मैंने बोला कि बेटे को पढ़ाना और बेटी का शादी, तो शादी में फिर क्या होगा, अगर कोई अपने ही मूल निवासी का कोई बेटा पढ़ जाता है हम्म। तो फिर वो डाउरी मांगता है। हम्म। डाउरी मांगता है, फिर तो वही हो गया कि जो मूल निवासी की महिला है आप उसी का शोषण कर रहे हैं। हम्म। तो फिर तो चीजें फिर आप बिल्कुल। शिक्षित नहीं है, फिर आप साक्षर में शिक्षित नहीं है, आप हम्म। अपने समाज के लिए नहीं कार्य करें, आप जी। संगठित कभी नहीं हो सकते हैं फिर। तो आप बढ़ाने का कार्य करें, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, और बिल्कुल जी। शिक्षित होकर संगठित होएं, तभी हम्म। आपका समाज विकास कर जी सकता जी है। जी, बहुत बहुत आभार। मैंने भी ये रियलाइज किया मैडम, जो इंजीनियर हैं वो भी, वो ग्रहण जब लगता है तो वो फिर नहाना, और ये जबकि उन्होंने फिजिक्स में पढ़ा है कि ये ग्रहण लगने का बिल्कुल। क्या कारण होता है, वो बीच में सूरज के बीच में कभी चांद आ गया, कभी पृथ्वी, ऐसा 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 है, वो पढ़ा है। लेकिन फिर जब तो ग्रहण आता है, जी। जी हमें अपनी संस्कृति बनानी होगी जो विकासशील हो, ना कि दूसरों का फॉलो करके मतलब और पीछे की तरफ हम लोग चले जाएं। जी जी जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे हम उस सवाल को रिपीट करना चाहेंगे जो मैडम से हमने पूछा। ऐसे मैडम ने बहुत क्लियर कर ही दिया है, लेकिन आपसे हम उस पर क्लैरिटी लेना चाहते हैं कि आ, अगर हम कह रहे हैं कि संगठित हो जाइए, तो फिर वो ढूंढेंगे ना, लोग बोलेंगे ना, बताइए कहाँ संगठित हो जाए, किसके साथ संगठन? तो संगठन का जो होना चाहिए सर पैमाना, क्योंकि सर मैंने अगर हम बात करें कि 6,743 जो हमने अध्ययन किया है, इतनी जातियां हम जानते हैं, SC ST OBC संविधान में है, तो अगर हम 70 जातियों को भी इकट्ठा करते हैं सर, तो 1% हो रहा है। अगर सात, मतलब 7,000 जाति अगर मान ले, 100% को 7,000, और 70 जातियों को सर हम इकट्ठा करते हैं तो 1% हो रहे हैं। और लोग कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइज बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो संगठित है, हम चला रहे हैं, यादव महासभा चला रहे हैं, रविदास महासभा चला रहे हैं, कुशवाहा महासभा चला रहे हैं, तेली, मतलब वो चल रहा है सर। तो संगठित होने का क्या होना चाहिए सर, पैमाना क्या होना चाहिए, किधर हमारा ध्यान लगना चाहिए? जी सर। माइक को सर आप अनम्यूट कर लेंगे जी, माइक। जी। जी जी। बिल्कुल, सही बात है। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाए उसी में राइट। सारी चीजें दी। हम्म। अगर हम एक संगठित हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उसमें दो बातें। एक सफल लोकतंत्र के लिए, दूसरा समाज के जो वर्ग बहुत अति सदियों से जो पीछे रह गए और जिसका कारण क्या रहा, धर्म रहा, हम्म। उसमें एक आगे बढ़ने की अवसर प्राप्त हो, समानता मिले, वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके, उनके साथ शोषण न हो,
उनके बच्चों को एक रास्ता मिले, भविष्य उनका भी उज्जवल। हम्म, यही वो कारण है जिसको सब मेन उद्देश्य है, और हर संगठन अपने उद्देश्य में यही रखना चाहिए। और इस संगठन में अगर कोई भी संगठन इन बातों को ध्यान रखता है कि हमें देश में एक सफल लोकतंत्र को देते हुए एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर को कायम करना है हम्म, जिसमें एक गरीब से गरीब का बेटा भी अपने को स्वतंत्र फील करे, हम्म, एक गरीब से बेसहारा माँ की बेटी भी अपने को स्वतंत्र रह कर करके हर वो सफलता को प्राप्त कर सके। अगर ऐसी कोई एजेंडा रखता है दल, तो उसी को एजेंडा को रख कर ही संगठन बना। आज के समय में बहुत विकृतियां आई। विकृतियां क्यों? कास्ट जैसा सिस्टम डेवलप हुआ क्योंकि हमारे कहीं न कहीं एक चीज तो बहुत बड़ी कमियां आई कि हमारे लोग समझ में बहुत थोड़ा सा कम रहा। जो लोग समझे वो या तो पेंडुलम बन जा रहे हैं। मुझे हम्म, यह कहते हुए आत्मशोक्ति नहीं है हम्म, कि हमारे लोग पेंडुलम बन रहे हैं, कभी ये दल से वो दल। हम्म, हमने किसी के प्रति विश्वास जताया, वो विश्वास को किस वे में प्रेजेंट किया और हमने उनको फॉलो किया। तो बिल्कुल, होने क्या लगा कि ऊपर से लोगों ने प्रलोभित किया हमारे ही बीच के लोगों को, और इस प्रकार से विभिन्न तरह का जातियों का दल का बनने, जो कि संविधान में और सफल लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ही सही नहीं। जी, इसका जितना सफलता मिला उससे ज्यादा नुकसान है। ठीक है, हमारे संविधान में निहित है कि हम एक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकास के लिए हम संगठित हो सकते हैं। हम्म, हमें अवसर की समानता मिले, इसके लिए भी हम अपनी कदम उठा सकते हैं। हम्म, परंतु इसके लिए पर होता क्या है, वर्षों से एक खास वर्ग के लोगों के द्वारा, मुझे हम्म, कहना नहीं ये कि जी, रणवीर सेना ये ऐसे जैसे संगठन पहले आए, हम्म, उत्पीड़ना करते रहे। हमारे घर की बहू बेटियों को शादी होगा तो उनके दरवाजे पर रखा जाएगा। हम्म, ये एक मानसिक जो प्रताड़ना हुआ, उसी के उद्भव में कोई कास्ट को लेकर इनसिक्योरिटी फील हुई हम्म, कि हम अपने को संगठित होंगे तो हमारा अधिकारों की मांग हम्म, होगी। ये एक लेवल तक चलता है कि हमारा अकेली बात को नहीं रख पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर हमारा नहीं है, तो चल हम्म, सकता है। लेकिन अगर ये वोट बैंक की राजनीति बन जाती है, पॉलिटिक्स की राजनीति बन सकती है, तो हम्म, फिर वो सफल लोकतंत्र नहीं बल्कि एक विकृतियां समाज में उद्भव होगी। और यही कारण है कि बाबा साहब भी इस बात को बहुत गंभीरता पूर्वक विचार किए थे, हम्म, और वो कहते थे कि आरक्षण इसको नहीं मानते। आरक्षण मतलब एक प्रतिनिधित्व है हम्म, समाज में, जिनका कमजोर हुआ उनकी प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए, एक बराबर में। हम्म, प्रोफेशनल भी हो सकता है ये। तो ये बात है बिल्कुल स्पष्ट होने की बात है कि जो दल के आधार पर जो हो रहे हैं संगठित, उनका उद्देश्य अगर अपने व्यक्तिगत हित को लेकर के दूसरे के हित को एक्सप्लॉइट करना है, तो कोई दल सही नहीं। जी, हम्म। तो अल्टीमेट सर हम आपका क्या मतलब एक क्या करना चाहिए? जैसे अभी जो हम बात उभर के आ रही है, इस पैमाने पर कोई खड़ा नहीं है सर आज की तारीख में। तो फिर संगठित होने का क्या पैमाना हमें ढूंढना चाहिए या उसको क्या करना चाहिए? एक मिनट आवाज कट गया तो फोन आ गया जी, था एक बार। जी, हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अभी जो हम कह रहे हैं कि आज के जो हम पैमाना तय कर रहे हैं कि इस पैमाने पर हमें फिक्स होना चाहिए, संविधान लागू करना है, संविधान में सब कुछ है, लेकिन लागू करने के लिए वहां पहुंचना पड़ेगा हमारे लोगों को, उस आइडियोलॉजी को, और वहां पर पहुंचने के लिए एक बड़ा ताकत निर्माण करने का। सर मिनिमम अगर हम बात करें 15% को हटाना है तो 15% भारत के लोगों को इकट्ठा करना होगा। तो ऐसा किसी भी दल के पास वो नहीं दिख रहा है। तो अल्टीमेट क्या सॉल्यूशन आप देते हैं सर इस मामले देखिए में? इसका एक सॉल्यूशन यही है कि हमारे कुछ एजेंडा है। वो एजेंडा ये है कि जो चीजें होना चाहिए वो हमें आज तक भी अधिकारों की मांग में मिला नहीं। हम्म, आज भी बहुत से एक्सप्लॉइटेशन हो रहे हैं। हम्म, एससी एक्ट बहुत लगा, किसी को पनिशमेंट नहीं मिला। हम्म, समाज में ये सारे बेसिक जेन्युइन प्रॉब्लम है। इसको मेन एजेंडा में रखने के बाद कोई दल अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उस दल को सम्मिलित किया जा सकता है। हम्म। हाँ, हमें थोड़ा सा एक पॉइंट और आपने बोला था, थोड़ा सा माइंड हम निकल रहा है। आपने क्या पॉइंट एक नहीं, रखा था? मैंने यही कहा सर, हम क्या चुनना, जैसे प्रॉब्लम हमारे पास तो बहुत बड़ा है
और 15% लोगों को अगर सत्ता से बेदखल करना है, क्योंकि सर अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हर जगह वही बैठे हुए हैं, संविधान लागू करने की बात कर रहे हैं। हम इधर बहुत सारी दल बना लिए, बहुत सारी राजनीतिक पार्टी बना लिए, सब अपना अपना वो चला रहे हैं, लेकिन वो कैसे लागू होगा सर? जो तो संगठित होने का क्या हमें नहीं तो क्राइटेरिया तय करना हाँ, चाहिए जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। देखिए, संगठित होने के लिए अगर हमारे लोग विभिन्न दलों में हैं, आरजेडी में है, सीपीएम हम्म। में हो सकते हैं, वामसिप में हो सकते हैं, बहुजन हम्म। समाजवादी पार्टी में, लेकिन सभी दलों के बीच में हमारा कुछ एजेंडा है, उद्देश्य है कि हमें अगर प्रमोशन, आरक्षण में प्रमोशन चाहिए तो हमारा एजेंडा है। हम्म। हमारे अगर रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं तो मैं उनसे एक्सपेक्टेशन रखूंगा। अगर ये हमारी बात को नहीं रख रहे हैं तो उस दल में संगठित या उस दल की आस्था रखने की बात नहीं हो सकती। हमारे अगर आरक्षण पर कोई सवाल उठाता है तो हम हम्म। उस पर नहीं कर सकते। अगर एट्रोसिटीज हमारे पर अनुसूचित जाति या जनजाति अधिनियम के ऊपर कोई सवाल उठाता है तो हम्म। वो हमारा कोई भी दल हितकारी नहीं होगा। हम्म। हमारी ये एजेंडा है, हमारा ये एजेंडा है कि प्रमोशन, आरक्षण में प्रमोशन चाहिए। हमारा ये एजेंडा है कि हमारे साथ अगर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर की जो मेंटेनेंस हो रहा है उसकी सुनवाई होना चाहिए। हमें हम्म। विशेषाधिकार की बात होना चाहिए। पहले पेशा चलता था, प्रोविजन द स्पेशल, जो पंचायती राज में अधिनियम होते थे उसके ऊपर। अगर हम्म। हमारे आरक्षण में पंचायती राज अधिनियम 33% की बात हो रही है तो ये हम्म। वास्तविकता, ये सर्वे है, इसको पूरा करना होगा। और अगर कोई दल इस एजेंडा के साथ अपने को नहीं बढ़ता है तो हम्म। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जिस दल को फॉलो कर रहे हैं हम्म। उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप ऐसे दल को सपोर्ट नहीं करें। अगर हम्म। इसके बावजूद भी हमारे एजेंडा को आप नेग्लेक्ट करके दल को सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक पेंडुलम बनकर हमारे समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। और ये धोखा करने के कारण किसको दंड झेलना पड़ा? हमारे अपने लोगों को दंड झेलना पड़ा, हमारे समाज के ऐसे लोगों को झेलना पड़ा। इसलिए कोई भी दल बन रहा है या पार्टी बन रही है तो हम्म। उसमें एक हमारे उद्देश्य को ध्यान में रख के, केंद्रित रखकर, उस एजेंडा के साथ हमें अपने प्रतिनिधि को भी सपोर्ट करना चाहिए, हम्म। विश्वास जताना चाहिए और प्रतिनिधि को सहयोग करना चाहिए। और अगर ऐसा प्रतिनिधि हमारे एजेंडा को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं किसी भी दल में, हम्म। तो हमें ऐसे प्रतिनिधि को प्रतिरोध करके और वो दल में उसका बाइकआउट करना चाहिए। या तो दल सीरियस है तो उसको आगे रखे, नहीं सीरियस है तो हमें उस दल को प्रतिरोध कर देना चाहिए। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। इसके बाद जो हमारा सर समय ऐसे तो बहुत कम है, लेकिन फिर हम आपके पास आएंगे। मैडम से हम एक और सवाल कर लेते हैं, फिर हम आपके पास आएंगे। मैडम आपसे जो हमारा अभी जो सवाल है, जो हमने शुरू में जो स्टार्ट किया था कि लोग साक्षर है और शिक्षित बनाना पड़ेगा, तो लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है मैडम? जब एक तो हम बात कर रहे हैं कि भाई वो बुद्धिजीवी वर्ग जो लिख रहे हैं सोशल मीडिया में लेकिन संगठित नहीं होना चाह रहे, एक तो वो एक छोड़ देते हैं उस बात को। लेकिन एक जो दूसरा पहलू है, जो बड़ा आय जो हमारा एरिया है वो कॉमन मैन का है, उसको कैसे इस जो हम बात कर रहे हैं कि ये शिक्षित होने का पैमाना है, जो दोस्त दुश्मन को नहीं जानता, जो समाज के कल्याण में काम नहीं कर रहा है, तो उसको तैयार करने का प्रोसेस आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप उसी डिपार्टमेंट से, इसीलिए मैं उस प्रोसेस को आपसे जानना चाहता हूँ जी। मैडम जी। व्यक्ति को साक्षर से शिक्षित करने का दायित्व उसके परिवार का है, उसके स्कूल का है, पूरे समाज का है। हम्म। वह यहाँ पर समझना है कि साक्षर और शिक्षित में क्या अंतर है। तो हम्म। एक साक्षर व्यक्ति तो शिक्षित साक्षर व्यक्ति जो होता है वो पढ़ना लिखना जानता है, लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति होता है उस शिक्षा को व्यवहारिक रूप में हम्म। दूसरों को और साथ ही साथ खुद को भी लाभान्वित करने के लिए कार्य करता है। हम्म। तो परिवार का ये कार्य है कि वे मानवीय पक्षों को बच्चों में उभार कर सामने लाएं। हम्म। साथ ही साथ जो शिक्षा पद्धति है, हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारे जो मेंटर्स होते हैं, उनका भी ये कार्य है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर जो आप जैसे सिर्फ उनको किताबी कीड़ा ना बनाएं, उनको हम्म। खुद से देखने दें कि क्या सही है क्या गलत है। तभी मतलब हमारे यहाँ शिक्षा का दर तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन क्राइम भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है। हम्म। तो ये शिक्षित होने का ये नहीं है, बिल्कुल। लक्षण नहीं है हम्म। कि आप सिर्फ साक्षर हो रहे हैं, शिक्षित नहीं हो रहे हैं। तो एक मानवीय पक्ष को उभारे बच्चे में। हम्म। साथ ही साथ आजकल टेक्नोलॉजी का इतना यूज हो रहा है, उसको सही तरीके से यूज करें, सिर्फ हम्म। खेल के लिए और वीडियो गेम्स के लिए ना यूज करके हम्म। उसमें भी कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बच्चों के अंदर जो है मानवीय पक्ष उभार कर हम्म। सामने लाएं। जी मैडम, हम तो एक चीज रोकना चाहेंगे। आप जो बात कर रहे हैं बड़ा ही मार्मिक है, जैसे मानवीय जो बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो समस्या हम कॉमन लोगों के साथ देखते हैं कि कास्ट से वो पीड़ित हैं, और अगर कोई व्यक्ति कास्ट से पीड़ित है या कास्ट से ह्यूमिलिएट होता है
तो उसकी जो मानवीय गरिमा है, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो रिस्पेक्ट है मैडम, वो उसका वो नुकसान होता है, वो उसका कमी होता है। तो इस दृष्टिकोण में लोगों को कैसे ट्रेन करना चाहिए, उनको क्या बताना चाहिए कि उसको कैसे हम उस चीज से निकाल सकेंगे, और वो क्या आप देखते हैं? जी। इसके लिए मैं जवाब देना चाहूंगी कि मैंने आपका ही एक एपिसोड देखा था, हम्म, उसमें ही बोला गया था कि हमारे महापुरुषों की जो जीवन कथा है, जी आप जी। उनसे बच्चों को अवगत कराइए। बहुत ही हम्म अच्छी बात बोली गई थी। हम्म। तभी तो लोग देखेंगे कि जो हमारे भी पूर्वज है, उन्होंने भी स्ट्रगल किया है। हर युग का एक अलग चैलेंजेस होता है और उसका अलग सॉल्यूशन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेहनत है, जो दृढ़ संकल्प है, वो सेम रहता है। समस्याएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जो हिम्मत है और जो दृढ़ संकल्प है, वो मनुष्य को अंदर से खुद लाना होता है। तो जब बिल्कुल। तक आप दूसरों को नहीं देखेंगे वो करते हुए, आप नहीं ला पाएंगे। आप हार सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जी। ही जीवन कथा है, या फिर किन्हीं का भी, हमारे महापुरुषों का जीवन कथा है, आप उसको बार बार पढ़िए, तो कहीं ना कहीं आप, मतलब एक तरह से आप उनके ही फ्रेंड बन जाएंगे, कहीं ना कहीं मेंटली। जी। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ, मैं भी ये चीज कर सकता हूँ। बिल्कुल तो ताकत। आप में खुद ब खुद हिम्मत आ जाएगी। हम्म तो ये सारी चीजें जो है वो गार्जियन को करना चाहिए, टीचर्स को करना चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सारी खामियां हैं हम्म। जो दूर करना जरूरी है। जी। इस मतलब मुद्दे सिर्फ पर फिर हम बात करेंगे बिल, मैडम, ये जो एजुकेशन बिल्कुल। सिस्टम है अभी का, जो नई हम्म। शिक्षा नीति, इस पर भी हम आपसे फिर कभी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपसे अंतिम में जो दो सवाल मेरे दिमाग में चल रहे हैं, वो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। एक तो हम लोग सर उन पर आरोप लगा रहे हैं, अगर हम इस चैनल की बात करें तो अभी जो विषय लेके चल रहे हैं, तो उनको छोड़ना नहीं है, मतलब जो वो काम कर रहे हैं सर वो करना चाहिए। लेकिन सर, हम जो इम्पोर्टेंट बात आपसे पूछना चाह रहे हैं कि हम जो लिख रहे हैं सर, जो बुद्धिजीवी वर्ग लिख रहा है कि बीजेपी ये कर रही है या फिर ये नहीं कर रही है, या टैग कर रहे हैं ट्विटर में, हम पीएम को टैग कर रहे हैं, सीएम को टैग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहे हैं, मतलब जो भी हम चला रहे हैं सर, तो क्या अपने हम्म। लोगों को उनके खिलाफ एक नफरत का मार्ग पर, जैसे बाबा साहब बोलते हैं सर कि हम एक भी बूंद बिना रक्त बहाए क्रांति उन्होंने किया सर। अगर हम बाबा साहब का मूवमेंट देखें या फूले साहब का या बुद्ध का देखें सर, किसी को न नफरत बताना, किसी का, बाबा साहब के साथ भी लड़ाई रही सर, गांधी जी की रही या फिर जिसकी वैचारिक रही, लोगों ने उसको अलग, तो बाबा साहब ने अलग तरह से डील किया। लेकिन आज सर लोग सोशल मीडिया में एक नफरत का जो एक रास्ता, जो भी है सर दुश्मन आखिर, मतलब कहीं ना कहीं वो भी आदमी है, तो हम अपने लोगों को एक नफरत के रास्ते में ले जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या आप मार्गदर्शन करेंगे, क्या लिखना चाहिए, किस डायरेक्शन में लिखना चाहिए, ताकि मतलब हम जिन 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 महापुरुषों के हम वंशज हैं, उनकी गरिमा भी हम मेंटेन रख सके। जी सर। जी। देखिए, हमारे लोग आ, अभी जो नफरत की जी बात कर रहे हैं, उसमें दो पॉइंट को हमें समझना होगा। पहला तो ये है कि हमारे लोग वर्षों से बहुत कुछ सहन करते हैं। हम्म अब उनमें विचार करने की क्षमता बढ़ी है, विचार, नए वैचारिक क्रांति आई, हम्म समझदारी बढ़ा है, समझने लगे हैं, तो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, भावना। हम्म इसी बदलते परिवेश में जो आज की दलगत जो राजनीति है, वो कहीं ना कहीं किसी रिलीजियस राजनीति से प्रभावित हो गई। हम्म अगर भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा है, तो उसका तय करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम्म जो एक धर्म के आक्षेप में होता है। तो विरोध तो होता है, लेकिन हाँ, फिर भी हमें एक चीज ध्यान रखना होगा। बाबा साहब ने बहुत अच्छी बातें कही थी, और सुनने में भी आया था कि हमें मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। तो हम क्यों जाएं उस मंदिर में? हम्म हमारा खुद का अपना महापुरुष है, हम अपनी महापुरुष की मंदिर बनाए। हम्म तो दो चीज यहाँ पर ये बात ध्यान भी देना होगा कि अगर कोई चीज की क्रांति का हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हमें हिंसा से भी रिजल्ट नहीं आए। हम्म बेहतर है कि अगर हमारे समाज की कोई प्रॉब्लम है, तो समाज के कुछ लोग बढ़ के हम्म उसका खुद ही समाधान करें, और हम अपनी ऐसा एक मॉडल को तैयार करें कि वो हमसे आकर्षित। आखिर हम बातों को लिखते क्या है? लॉ एंड ऑर्डर दीजिए, इनको भी हम्म नौकरी दीजिए, इनके साथ जस्टिस होना चाहिए। हम्म यही बात ना हम एक्सप्रेस करते हैं। हम्म उनके साथ गलत हुआ, सरकार को सुनना चाहिए। जब हम इतनी व्यापक लेवल पर हम सरकार को ट्वीट करते हैं, और ये जानते हुए कि सरकार हमारी नहीं सुनती, हमारी बात नहीं सुनती, तो हम क्यों ना हर लोग मिलकर उनकी भलाई का काम करके और हम ही खुद कर दें। बिल्कुल। हम इतना पैसा उनको एक बिजनेस या इस तरीके का दे दें कि उनको एक नौकरी की जरूरत नहीं बात पड़ेगी।
हम उनको पढ़ाने के लिए हर परिवार के एक एक सदस्य का जिम्मेदारी उठा सकते हैं। बिल्कुल हमारा आइडियोलॉजी होगा और हमारे लोगों को ज्यादा सबल भी मिलेगा। ये बाबा साहब का था, ये तथागत बुद्ध की ये कहना। तो हमें बिल्कुल ही नहीं है हिंसा करने की, कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारा समाधान हमारे खुद में। हम उन बच्चे को पढ़ा सकते हैं, हम उनके घर को अडॉप्ट कर सकते हैं, हम उनको उतना पैसा दे सकते हैं, और ये हुआ भी। हमें लगता है रोहित वेमुला और ये जो मामला हुई थी, हर घर से हम लोगों ने सहयोग किया था, और हम्म। इतना दिया गया कि कोई जरूरत नहीं पड़ी कि सरकार और ये हम्म। करने की। तो हम अपने लेवल पर इसको ला सकते हैं। दूसरा है कि सरकार से हमारी उम्मीदें बिल्कुल पहले से ही लोगों की है कि उम्मीद हम्म। कितना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो हिंसा होगी। तो जो हम जानते हैं कि इसका रिजल्ट यही आने वाला है, तो हमें फिर इस दिशा में बढ़ना अपनी समझदारी है। बस आगे बढ़ना है तो अपने रास्ते को अपना तैयार करना है, जी। जी बाबा बहुत। साहब के अलावा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम इस कार्यक्रम को अब यहीं पे विराम देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रोफेसर पिंटू कुमार और प्रोफेसर अनन्या स्वराज, मगध यूनिवर्सिटी से थे। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम आप दंपतियों का कि आपने दर्शकों का मार्गदर्शन किया। वास्तव में जो शिक्षित होना है, उस वो हम जो समझ रहे हैं, जो कॉमन मैन समझ रहे हैं, उसको आज की परिचर्चा से सीख लेना चाहिए। जब तक समाज का कल्याण के लिए हम इकट्ठे नहीं होते, तो हमारे महापुरुषों के नज़र में हम इकट्ठे नहीं होंगे। क्योंकि एक तो जन्म लेना और फिर अपना जिंदगी बिताना, बच्चे पैदा करना, फिर उसको पालना, एक मतलब एक हम देखें तो कॉमन एक जो एनिमल की अगर बात करें, कि जानवर भी वो कर पा रहा है, हम में और उसमें क्या डिफरेंस होगा, एक सोचने और समझने की मामला है। बात है सोशल मीडिया में लिखने का, तो लिखिए, मगर एक डायरेक्शन में लिखिए, नफरत नहीं फैलाना चाहिए। हाँ, लड़ाई तो है, लेकिन हम क्यों ना सकारात्मक पक्ष को लिखें, जिससे एक सकारात्मक जो है, एक जो है माहौल बने देश में। दुश्मन जो चाहता है हम उसमें फंस न जाएं, और फंस के आपस में ही हम उलझ न जाएं। बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया में आपस में ही लोग उलझ जाते हैं, किसी भी विचार को लेके आपस में उलझ जाते हैं। तो ये सब ठीक नहीं है। हमारी ऊर्जा जो है सकारात्मक दिशा में लगनी चाहिए, और फिजिकल वर्क ज्यादा होना चाहिए, फिजिकल रूप से लोगों से ज्यादा मिलना चाहिए, कॉमन मैन से ज्यादा मिलना चाहिए। बहुत सारी बातें उभर के आई है। हम अगर सावित्री बाई की भी चर्चा हुई, तो फिर हम आगे हम और विशेष चर्चा के लिए मैडम को भी हम चाहेंगे कि वो भी हमें आगे भी समय दे। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। फिर हम कल संध्या 7 बजे इसी तरह एक नए और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो कॉमन मैन का मुद्दा है, जो चल रहा है समाज में, उससे लेकर हम भारी भरकम मुद्दे से नहीं, एक साथ साधारण मुद्दों के साथ हम आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत। थैंक यू। जय जी, जय जय भीम, जय भीम सर। जय भीम, जय। जय भीम।